नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ कक्षा 6ठी से साथी हाथ बढ़ाना कविता। कविता क्या, एक तरह से गीत है ये, और ये फिल्म नया दौर का गीत है। और इसके जो गीतकार हैं यानी इसके जो कवि हैं वो हैं साहिर लुधियानवी। लुधियानवी का अर्थ है लुधियाना, पंजाब के वो रहने वाले थे। ये एक परंपरा है, जो शायर होते हैं, कवि होते हैं, विशेष रूप से जो फिल्मों में लिखते हैं वो अपने साथ अपने प्रांत का, अपनी जगह का नाम ज़रूर जोड़ते हैं जहाँ के वे रहने वाले हैं। जैसे जयपुर के थे तो उन्होंने लिखा हसरत जयपुरी, एक सुल्तानपुर के थे तो उन्होंने अपना नाम लिखा मजरू सुल्तानपुरी, फिराक गोरखपुरी। उसी प्रकार से ये हैं साहिर लुधियानवी, यानी लुधियाना से संबंध रखने वाले हैं। ये जो कवि हैं यानी ये जो गीतकार हैं, आपको इससे पहले भी मैंने ये वीडियो डाला है और जिसमें हमने इस गीत का परिचय दिया है, इसके ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में बात की है, एक तरह से उसका जो संदेश है, उसके जो मुख्य बिंदु हैं उस पर हमने चर्चा की है। आप वो वीडियो भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देखिए। और इस वीडियो में भी हम पहले वाले वीडियो के कुछ बिंदुओं पर दोबारा से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम इसकी व्याख्या करेंगे इस कविता की, और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, संदेश पर चर्चा करेंगे। यानी कुछ भी ऐसी बात नहीं रह जाएगी जो बाकी रहे। हर बात जो इस कविता से संबंधित है, जो आपको जाननी ज़रूरी है, जो आपको इस कविता को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकती है और आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने लायक खुद को समझ पाते हैं, बना पाते हैं, सारी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, साथी हाथ बढ़ाना, साहिर लुधियानवी, क्लास 6 CBSE NCERT सिलेबस से संबंधित है, हिंदी। और नीचे आप देख ही रहे हैं, बाय एक्सपीरियंस हिंदी टीचर, क्योंकि मैं स्वयं एक हिंदी टीचर हूँ, 12 वर्षों से मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस कविता के जो मुख्य बिंदु हैं, इनको 3 बिंदुओं में हमने इनको समाहित कर दिया है। पहला है एकता का महत्व। ये कविता हमारे सामने एकता के महत्व को रखती है, यानी कि कोई भी कार्य यदि आप अकेले करेंगे तो थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इसके अलावा हो सकता है उस काम में क्वालिटी भी ना आए। जब कोई कार्य करने के लिए 10-15 लोग यानी ग्रुप में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं तो वो कोई जो बड़े से बड़ा काम है हम आसानी से करने में सक्षम बनते हैं, आसानी से काम हो जाता है। साथ ही साथ आप आपस में बातचीत करते हैं, आपको थकावट कम होती है। इसके अलावा कोई काम हो सकता है आप ना कर पा रहे हो, आपके अंदर विचार नहीं आ रहा है, आपके अंदर कोई आइडिया नहीं आ रहा है किसी काम को करने का, तो आप एक दूसरे से मदद लेते हैं, दूसरे की बुद्धि का इस्तेमाल करके आप आराम से उस काम को कर पाते हैं। इसके लिए साइकोलॉजी में वर्ड है, आपको कुछ नई बातें मैं बता रहा हूँ, उसको बोलते हैं कलेक्टिव इंटेलिजेंस। कलेक्टिव इंटेलिजेंस का मतलब है सामूहिक बुद्धिमत्ता, यानी कि जहाँ पर बहुत सारे लोग किसी कार्य को करने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव इंटेलिजेंस। जब भी कोई बहुत बड़ा निर्माण किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, चाहे सड़क बनाई जाए, चाहे कोई बड़ी बिल्डिंग बनाई जाए, चाहे बहुत बड़ा कोई स्कूल बनाया जाए, चाहे मेट्रो रेल बनाई जाए, यानी जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसमें किसी एक व्यक्ति का दिमाग नहीं लगता है, बहुत सारे लोग मिलकर के उस असंभव कार्य को संभव कर दिखाते हैं। कोई योजना बनाता है, कोई उसको इम्प्लीमेंट करता है, कोई अपने अपने आइडियाज़ देता है। यानी जब बहुत सारे लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तब हम उसके लिए अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल करते हैं कलेक्टिव इंटेलिजेंस। तो इस बात का आप ध्यान रखें। ये कविता एक तरह से कलेक्टिव इंटेलिजेंस की ही बात करती है। इसको हिंदी में सामूहिक बुद्धिमत्ता बोलते हैं। तो हमने देखा पहला बिंदु है एकता का महत्व। दूसरा बिंदु जो है अनुच्छेद लेखन, यानी अनुच्छेद लेखन क्या है। इस कविता का जो संदेश है वो है एकता, यानी हम यूनिटी की बात करें कि हम यूनाइट होकर के किस प्रकार अपना काम कर सकते हैं, किसी बड़े कार्य को आसानी से कर सकते हैं। तो आप इस विषय पर अनुच्छेद लेखन कर सकते हैं। कम से कम नोटबुक का 1 पेज आप ज़रूर लिखिए। इससे होगा क्या, एक तो राइटिंग स्किल आपकी इम्प्रूव होगी और साथ ही साथ अनुच्छेद में जो भी आप लिखेंगे इस कविता का संदेश होगा, जो कि 2 से 3 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आप अपने तरफ से उत्तर लिखते हैं, ओपन एंडेड कोई क्वेश्चन होते हैं, उस ऐसे सभी प्रश्न के उत्तर आपके अनुच्छेद में ही समा जाते हैं, आसानी से आप लिख पाएंगे। तीसरा बिंदु, ये कविता आज़ादी के बाद की ज़रूरतों को दर्शाती है, यानी कि ये जो गीत है इसके माध्यम से हमें पता चलता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। हालांकि देखिए इन सभी बातों पर जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, इससे पहले वाले वीडियो में जिसका मैंने बताया, इसका पहला भाग है, उसका जो लिंक है उस वीडियो का इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस पर मैंने और भी विस्तार से चर्चा की है। तो जो मैं बोल रहा था, देश आज़ाद होता है, आज़ाद होने के बाद में हमारी बहुत सारी उमंगें होती हैं, इच्छाएं होती हैं कि यह देश हमारा है, लोग हमारे हैं, सरकार हमारी है, अब हमें अपने देश के लिए कुछ करना है।
तो आज़ादी के बाद की जो हमारी ज़रूरतें थी कि अब देश को किस ओर ले जाना है, तो ये तब तक संभव नहीं जब तक हम एक साथ होकर के काम नहीं करेंगे। एक साथ होने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी जो डिस्क्रिमिनेशन है भूल जाएं, छोटा बड़ा ना समझे, किसी को सबको समान समझे, इक्वल समझे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, देश को आगे ले जा पाएंगे। इस कंटेंट को, इस विचार को सामने रख के ही साहिर लुधियानी जी ने इस गीत का निर्माण किया है। और ये जो फिल्म है नया दौर, नया दौर में शब्द है नया दौर, दौर मतलब समय, और समय नया क्यों है? जब देश आज़ाद होता है तो उमंगें नई होती हैं, सब लोगों को लगता है कि अब सब कुछ हमारा अपना है। ये जो समय था देश का अपना समय था, अंग्रेज़ों से मुक्ति का समय था, उसको आनंद मनाने का समय था, साथ में जिम्मेदारियों का भी समय था कि हम अपने देश को मेहनत करके कितना आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है अंग्रेजी शासन ने देश को काफ़ी बर्बाद किया। अब ज़रूरत थी कि हम सब मेहनत करके देश को नई बुलंदियों पर ले जाएं। इन्हीं सभी विचारों को समाये ये गीत हमारे सामने लिखा साहिर लुधियानवी जी ने। मुझे उम्मीद है आपने बहुत विस्तार से सब कुछ समझ लिया है। अब हम कविता की ओर बढ़ते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। अब आपने देखा इतनी सारी बातों पर हमने चर्चा कर ली। मुझे उम्मीद है कि अब आप आसानी से इस गीत के संदर्भ को समझ चुके होंगे कि इस गीत का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। यानी इस कविता में हम क्या देख रहे हैं कि सब लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हमें मिलजुल करके ही कार्य को करना है। यानी कह रहे साथी हाथ बढ़ाना, यानी सब लोग आइए मिल करके इस कार्य को करें। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, यानी हमें किसी बड़े कार्य को करना है, लेकिन एक अकेला व्यक्ति अगर उस कार्य को करेगा तो थक जाएगा। आइए मिलजुल करके हम इस कार्य को करें और इस बोझ को, इस जो भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है उसको मिल बांट करके हम अपने देश के लिए आगे बढ़ें। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। अब मेहनत वालों का अर्थ यहाँ पर भारतवासियों के लिए कहा गया है, उन श्रमिकों के लिए कहा गया है जो मेहनत कश हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं और मेहनत के बलबूते पर देश को आगे ले जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये भारतवर्ष के लोगों की विशेषता, यानी उनकी मजबूती, उनकी डेडिकेशन, उनकी समर्पण भावना को ये शब्द हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, यानी कहा जा रहा है कि हम भारतवासी मेहनत करने पर विश्वास करते हैं। जब हम लोग सोच लेते हैं, एक हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हर मुश्किल हमारे सामने सर झुका देती है, आसान हो जाती है। क्या होता है? हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, जब हम मेहनत करने वाले लोग एक साथ मिलकर के कुछ करने की ठान लेते हैं तो क्या परिणाम निकलता है? सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। सागर यानी कि जो समुद्र है वो भी अपना रास्ता छोड़ देता है। अब यहाँ पर ये मेटाफर टाइप में यूज़ हुआ है। इसका अर्थ यह है कि मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। यानी हम समुद्र के अंदर भी बिल्डिंग बना लेते हैं, हम समुद्र के अंदर भी निर्माण कार्य कर लेते हैं, हम समुद्र के अंदर भी पुल बना लेते हैं। आपको पता है रामेश्वरम में जो सेतु बना हुआ है, जो जिसको पम्बकम ब्रिज बोलते हैं, जो रामेश्वरम और मदुरई को जोड़ता है, आप देखिए कितना असंभव कार्य था, लेकिन भारत के लोगों ने मिल करके उस कार्य, असंभव कार्य को करके दिखा दिया। यानी कि सागर ने रास्ता छोड़ा, यानी उस सागर पे, समुद्र पे भी पुल बना दिया। पर्वत ने शीश झुकाया, पर्वत ने शीश झुकाया का मतलब है ऐसे दुर्गम पहाड़ी रास्ते जहाँ पर जाना मुश्किल था वहाँ पर भी रास्ते बना लिए, वहाँ पर भी पहुँचना संभव हो गया, वहाँ पर भी इंसान ने अपनी बस्तियाँ बसा ली। इसका मतलब पर्वत ने शीश झुकाया का मतलब है पर्वत पर भी इन्होंने अपनी विजय प्राप्त कर ली। इसके अलावा आपने देखा होगा जब हम बात करते हैं, चाहे कोई पहाड़ों पर चढ़ते हैं, एवरेस्ट फतेह करते हैं, यानी कोई, इसका सीधा सा अर्थ है जो मुश्किल से मुश्किल कार्य भी करने के लिए हम भारतीय तैयार रहते हैं और मेहनत से घबराते नहीं हैं। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। फौलाद होता है लोहा, ऐसा लोहा जो बहुत मजबूत होता है उसको फौलाद बोलते हैं, जो आसानी से, जिस पर जंग नहीं लगता है, आसानी से टूटता नहीं है। तो हमारे जो इरादे हैं, जो भारतवासियों के लिए ये विशेषण यूज़ हुआ है कि हम जो हैं फौलादी हैं, हमारे जो सीने, हमारे जो चेस्ट है फौलादी हैं, यानी वो लोहे के बने हैं। और फौलादी हैं बाहें, हमारे जो हाथ हैं ये भी फौलाद हैं, यानी ये भी लोहे की तरह मजबूत है। यानी फौलाद यहाँ किस लिए इस्तेमाल हुआ है? मजबूती के लिए, कि हमारे इरादे, हमारे सीने, हमारे जो बाहें सब मजबूत हैं। इसका सीधा सा अर्थ क्या है कि हम मेहनत करने पर विश्वास करते हैं, हर मुश्किल को
करने के लिए, हर मुश्किल काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, डरने वाले नहीं हैं। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे हैं, यानी अगर हम लोग एक हो जाएं तो चट्टानों में यानी पहाड़ों के बीच भी काट करके रास्ते बना सकते हैं। जहाँ पर लोग कहते हैं ये रास्ता नहीं बन सकता, हम वो भी काम कर सकते हैं। इसका हिडन मीनिंग क्या है कि हम एक हो जाएं तो मुश्किल से मुश्किल काम को भी कर सकते हैं, और ऐसा हमने किया है। साथ ही हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। अब इसमें जो साहिर लुधियानवी साहब क्या कहना चाहते हैं कि मेहनत अपने लेख की रेखा, हम भारतवासी कर्म पर विश्वास करते हैं, यानी मेहनत मतलब हार्ड वर्किंग हम लोग हैं, मेहनत करना जानते हैं, यही हमारी किस्मत है। यानी मेहनत अपने लेख की रेखा, लेख मतलब हमारी जो किस्मत है वो नहीं है कि हम सोचेंगे अपने आप हो जाएगा, हम तो मेहनत पर विश्वास करने वाले हैं, यानी मेहनत को ही हम अपने लेख की रेखा यानी कि किस्मत, अपना लक मानकर चलते हैं। मेहनत से क्या डरना, और मेहनत से हम डरने वाले लोग नहीं हैं। कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ जो गैर है, गैर अंग्रेज़ों के लिए इस्तेमाल हुआ है, विदेशियों के लिए इस्तेमाल हुआ है। कल तक आप गुलाम थे, यानी कि वो खुद कहना चाहते हैं, सभी लोगों से मिलकर कह रहे हैं कि अब तो हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, देश आज़ाद हो गया है, आगे लेकर के जाना है, अब शर्म नहीं करना है, थकना नहीं, आगे बढ़ते रहना है। कल गैरों की खातिर की, कल तो हमने गैरों के लिए, अंग्रेज़ों के लिए खूब मेहनत की है, लेकिन आज तो वक्त आ गया है अपने लिए करने का, यानी अपने देश के लिए करने का, क्योंकि देश अब आज़ाद हो चुका है। कल गैरों की खातिर, खातिर मतलब लिए, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, और आज हमें मेहनत किसके लिए करना है, अपने आप के लिए, क्योंकि देश तो आज़ाद हो गया है। इसलिए हमें मिलजुल करके अपने देश को आगे बढ़ाना है, और बिल्कुल भी झिझकना नहीं है और शर्म नहीं करनी है, मेहनत से आगे बढ़ना है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर एक लाइन बताई गई है कि हम सबको ये मान करके चलना होगा कि हम सबका जो सुख दुख है एक ही है। हमें ये नहीं मानकर चलना है कि हम किसी का दुख पर हंसें, यानी हम जो भारतवासी हैं हमें ये मानकर चलना है, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, हमें सबको एक मान करके चलना है, सबको इक्वल मानना है, और ये देखना है कि सबका सुख दुख हम बांटें, किसी का मजाक ना बनाएं। तो इतनी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, यानी सुख दुख को आपस में हमें बांटना है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। हम कुछ भी करेंगे, मेहनत के रास्ते पर चलेंगे, हम शॉर्टकट या बेईमानी का रास्ता अपनाने पर विश्वास नहीं करते हैं। अपनी मंजिल सच की मंजिल, हम सच की मंजिल की तरफ ही बढ़ते हैं, सच्चाई के रास्ते पे बढ़ते हैं। गलत रास्ते हमने अपनाया नहीं है, ना कभी अपनाएंगे, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा में ईमानदारी सब बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। और अपना रास्ता नेक, नेक मतलब होता है अच्छा रास्ता, ये उर्दू का शब्द है। अपना रास्ता नेक यानी नेक, अच्छे रास्ते पर चलते हैं, और तभी हम अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे, अच्छाई और सच्चाई को साथ में रखेंगे। साथ ही हाथ बढ़ाना, यानी पूरी तरह से मुझे लगता है कविता आप समझ चुके हैं, क्योंकि ये तो वीडियो है, क्लास तो हो नहीं रही एक तरह से। आप इस वीडियो को बार बार चलाइए, सुनिए, कहीं पर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो उसमें सभी संदर्भों को ध्यान में रख के मैं वीडियो बना देता हूँ, ताकि कुछ भी शंका ना रह जाए। इसलिए मैं सबसे पहले मुख्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा कर देता हूँ कि हर बच्चा समझ सके कि इस कविता लिखी क्यों गई है, कविता का संदेश क्या है। क्योंकि सबसे अच्छी ख़ास बात क्या है कि बहुत से बच्चे जो किसी वजह से क्लास नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या किसी वजह से वो समझ नहीं पाते क्लास में, ऐसे सभी बच्चों के लिए ये जो वीडियोस हैं, मेरे चैनल पर बहुत से वीडियोस हैं, आप उनको देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप पाठ को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसके अलावा यदि आप शिक्षक शिक्षिका हैं, पाठ को बेहतर तरीके से समझाना चाहते हैं, बहुत अट्रैक्टिव तरीके से हिंदी पढ़ाना चाहते हैं, तो भी आप इन वीडियोज़ की मदद ले सकते हैं। और अपने विचार देना ना भूलें कमेंट्स बॉक्स में। यदि कोई कमी है तो आप हमें बताइए, हम उसमें और अधिक सुधार करने का प्रयास करेंगे। अब हम बढ़ते हैं इस पाठ के प्रश्नों की तरफ। एक तो लास्ट वाला है, थोड़ा सा इसको भी हम समझ लेते हैं। एक बचा हुआ ये, एक से एक मिले तो खतरा बन जाता है दरिया। अब यहाँ पर देखिए कुछ लाइन हमने अंडरलाइन कर दी है। पहले मुझे लगा कि चलो अगले वीडियो में बताएंगे, चलो इसको समाप्त कर लेते हैं यहीं पर। एक से एक मिले तो खतरा, खतरा उर्दू का शब्द है, इसका अर्थ होता है बूंद, ड्रॉप। एक से एक मिले तो खतरा बन जाता है दरिया, दरिया मतलब होता है समंदर, यानी बूंद बूंद से समंदर बन जाता है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा,
जर्रा होता है धूल का कण, और सहरा बोलते हैं डेजर्ट यानी रेगिस्तान, जहाँ बहुत ही बहुत धूल होती है। यानी इसका सीधा सा अर्थ एक एक बूंद से समंदर बन जाता है, एक एक कण से बहुत बड़े रेत का ढेर बन जाता है, रेगिस्तान बन सकता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। राई मतलब जो मस्टर्ड का सीड होता है, सरसों का दाना, उसको बोलते हैं। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक एक राई के दाने को बहुत सारे इकट्ठा कर दिया जाए तो पर्वत की तरह बहुत बड़ी बन सकती है। इन सब तीनों लाइन का मतलब क्या है? यानी कि हम सब एक हो जाएं तो बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। ये उदाहरण हमारी एकता को दर्शाने के लिए कवि ने देने की कोशिश की है। यानी जिस प्रकार बूंद बूंद से समंदर बन सकता है, एक एक कण से पूरा रेगिस्तान बन सकता है, रेत का पहाड़ खड़ा हो सकता है, एक राई मस्टर्ड सीड से एक बहुत बड़ा पर्वत बन सकता है, बहुत सारी राई इकट्ठी कर दी जाए। उसी प्रकार से अगर इंसान, अब देखिए चौथी लाइन में क्या बताया गया, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। उसी प्रकार से यदि सभी इंसान एक हो जाए तो अपनी किस्मत को भी वश में कर सकते हैं। यानी कि अपने कर्मों से हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। किस्मत कुछ नहीं है, यदि आप कर्म करेंगे, एक हो जाएंगे तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से कर सकते हैं। यानी कर्म की ओर प्रेरित होने के लिए कविता हमें बताती है कि कर्म ही सबसे महान है। यदि कर्म नहीं करोगे तो फल भी नहीं मिलेगा। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसको फल अवश्य मिलेगा। यदि कहीं पर लगता है कि कोई कार्य बड़ा है तो आप सभी लोग उसको एक होकर के कर सकते हैं। आपने कहानी सुनी होगी यूट्यूब पर या कई बार अपने बड़े बुजुर्गों से या कहीं भी सुनी होगी, जिसमें एक व्यक्ति अपने बच्चों को जब बुलाते हैं तो उनको कहते हैं कि ये लकड़ी का गट्ठर तोड़ के दिखाओ। पहले वो एक लकड़ी देते हैं, नहीं तोड़ पाते तो वो तोड़ देते हैं, फिर वो कहते हैं लकड़ी का गट्ठर तोड़ के दिखाओ। तो वहाँ पर वो एकता की ही बात कर रहे हैं। तो ऐसे रेफरेंस भी आप अपने उत्तर में दे सकते हैं। इससे आपका उत्तर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, मजबूत बन जाता है, उससे अधिक अंक आते हैं। तो अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या क्या है। इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो? इसमें आपको क्या लिखना है? जैसे मैंने बताया है, आसपास जैसे बहुत सारे कार्य होते हैं, लोग मिलजुल के करते हैं। आपने देखा होगा कहीं पर कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, सारे मजदूर एक साथ मिलकर के काम करते हैं। कहीं पर कुछ सामान लोडिंग अनलोडिंग हो रही है, सामान उतारा चढ़ाया जा रहा है, वहाँ बहुत सारे मजदूर एक एक मिलकर काम करते हैं। कहीं पर देखा होगा कि जब कोई गाड़ी से बोरियाँ उतारी जा रही है, सामान उतारा जाता तो आप स्टेप बाय स्टेप वो खड़े होकर के एक दूसरे को देते हैं और सामान फटाफट करके ख़त्म कर लेते हैं। यदि आप गांव में रहते हैं तो गांव में भी आपने देखा होगा सारे लोग मिलजुल करके काम करते हैं और फटाफट वो काम हो जाता है। बातचीत में गाते हंसते गुनगुनाते सारा कार्य खत्म हो जाता है और बड़े से बड़ा कार्य फटाफट समाप्त हो जाता है। फैक्ट्रीज में अभी आपने देखा होगा बहुत सारे मजदूर एक साथ मिलकर के बहुत सारा काम खत्म कर देते हैं। आप कोई भी उदाहरण अपने आसपास से इस उत्तर में लिख सकते हैं। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है? लिखो। साहिर मतलब कवि की बात हो रही, साहिर लुधियानवी साहब। ये तो मैंने आपको बता दिया है। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया का अर्थ है कि जब हम भारतवासी मेहनत करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल कार्य भी आसान हो जाता है। मुश्किलें भी हमारे सामने घुटने टेक देती हैं, हार मान जाती हैं। सागर ने रास्ता छोड़ा यानी सागर में रास्ता बनाना मुश्किल है, लेकिन हम सागर पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं मेहनत के बल पे। पर्वत ने शीश झुकाया का मतलब है पर्वत पर भी अपने बस्तियां बना लेते हैं, रास्ते बना लेते हैं। यानी कि जो मुश्किल काम लगते हैं हम उसको भी अपने मेहनत के बलबूते पर आसान बना लेते हैं। ये है हम भारतीयों की ताकत। गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? ये भी वही उत्तर है कि जो भारतवासी हैं उसके जो चेस्ट यानी हमारा जो सीना है, जो बाहें, जो हमारे हाथ हैं, फौलादें मजबूत लोहे की तरह हैं। यानी हम मेहनत करने से घबराते नहीं हैं, हम मजबूती के साथ में हर कार्य को करना जानते हैं। आप जानते हैं भारत किसानों का देश है और किसानों से अधिक कोई मेहनत नहीं करना जानता है। किसान कहते हैं जय जवान और जय किसान। दो लोगों की वजह से पूरा देश आगे बढ़ता है और आप जानते हैं ये दो लोग जो इनके पास इतनी शक्ति होती है, इतने समर्पण भावना होती है कि पूरे देश को प्रभावित करते हैं, पूरे देश की रक्षा करते हैं। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों? इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोज कर लिखो या आपको अपने आप लिखना है। साथी का मतलब कोई आपका मित्र हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपकी मदद करता हो। आप इसमें ये भी बताना है कि साथी क्यों मानते हो, उससे आपको क्या फ़ायदा होता है, या आपको किस प्रकार आपकी मदद करते हैं। पढ़ाई में मदद करते हैं, या आप कोई खाना पीने में मदद करते हैं, या आपके पढ़ने लिखने में मदद करते हैं, या आप कोई दुखी होते हैं आप उनके साथ अपनी बातें शेयर करते हैं। कोई भी कारण हो सकता है। इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द लिखिए। दोस्त हो सकता है, मित्र हो सकता है, सखा हो सकता है, सखी हो सकते हैं। बहुत से मित्र से शब्द सिनोनिम यानी पर्यायवाची आप लिख सकते हैं। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक।
कक्षा, मोहल्ले और गांव, शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक़े की सच्चाई महसूस होती है और कैसे। इसमें बेसिकली आपको ये बताना है कि ऐसे कौन से लोग हैं, इसमें बताया गया अपने कक्षा में देख सकते हैं, अपने कॉलोनी में देख सकते हैं, गांव शहर में देख सकते हैं, अपने साथियों के बीच देख सकते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे के काम आते हैं, उनके सुख दुख में काम आते हैं। यही अर्थ है। आप अपने आप इसका उत्तर लिखेंगे, मैंने आपको हिंट दे दिया है। इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो। अब माहौल पूछा गया किस ओकेशन पर गुनगुना सकते हो। आप इसमें बता सकते हो कक्षा में गुनगुना सकते हैं, या अपने सोसाइटी में जहाँ रहते वहाँ गुनगुना सकते हैं, या आप कोई त्यौहार है उस पर गुनगुना सकते हैं, या आपको जब कोई कहा जाता है कि कोई कार्यक्रम स्वच्छता अभियान होता है, आप सब लोग मिल करके साफ़ सफाई करते हैं स्कूल वगैरह में, वहाँ पर भी इस गीत को आप गुनगुना सकते हैं कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो आप सब मिलजुल करके पूरे क्लास की, पूरे स्कूल की, अपने कॉलोनी की सफाई करते हुए इस गीत को गा सकते हैं। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो, यानी कि इसमें ध्यान कैसे रख सकते हो, मतलब आप अपने माता पिता की मदद कर सकते हैं जितना हो सके उनके काम में। बर्तन उठा के रख दिए, बर्तन धुल भी सकते हैं, साफ़ सफाई में मदद कर सकते हैं। पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं, यानी कि इसमें आपको बताना पापा क्या काम करते हैं, माँ क्या काम करती हैं, ये आप बता सकते हैं। आप उसमें क्या मदद करते हैं या कर सकते हैं, ये भी आप इसमें लिखेंगे। क्या आप एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, ये भी आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, आप क्या करते हैं, आपको इसमें ये भी बताना होगा। अब हम अतिरिक्त प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ये कुछ अतिरिक्त प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इन प्रश्नों के उत्तर आप देने में सक्षम बने तो आपको अधिक से अधिक अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता, आप आसानी से इस ला सकते हैं। देखिए क्या है ये प्रश्न। पहला जो प्रश्न आपके सामने मैंने बनाया है वो बहुत ज़रूरी है। पूरी कविता को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे जो मैंने एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा जो मुख्य बिंदुओं पर हमने चर्चा की, इससे पहले वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद जितने प्रश्न यहाँ पर आने वाले हैं जो अभी मैं स्लाइड पर दिखा रहा हूँ, यदि इन प्रश्नों के उत्तर आप लिख पा रहे हैं तो आप देखिए आपके पूरे के पूरे अंक आएंगे और आपकी समझ विकसित होगी। आप एक इंटेलिजेंट बच्चे के रूप में सामने आएंगे। याद रखिए, आप जो कुछ भी सीख रहे हैं ये सिर्फ कविता तक सीमित नहीं होता है, आप दूसरे विषयों में भी इसको जोड़ सकते हैं। कई बार इससे संबंधित कोई डिबेट कंपटीशन होता है, कविता वाचन प्रतियोगिता होती है, कभी भाषण प्रतियोगिता होती है, या किसी और संदर्भ में कभी भी इस विषय पर डिस्कशन हो रहा हो, तो आप इस कविता में जो डिस्कस मैंने किया है उसके नोट्स बनाए हैं, आप उनका इस्तेमाल करके अपने आप को वहाँ पर रख सकते हैं, यानी कि अपनी बातचीत को उनके सामने रख सकते हैं। इससे आपकी ही अच्छी इमेज बनेगी, क्योंकि अगर आपके पास जानकारी नहीं होगी, विषय के बारे में समझ नहीं होगी, तो आप बोल भी नहीं पाएंगे। तो आपने देखिए पहला प्रश्न यह है हमने बनाया, कविता का संदेश स्वयं के शब्दों में लिखिए। यानी कविता का जो मैसेज मिला है उसको आपको अपने योर ओन वर्ड, अपने शब्दों में इसको आप लिखना है। आप देखिए मैंने 3 वर्ड दिए, अतिरिक्त प्रश्न, संदेश भी है और संवेदना। संवेदना मतलब इस कविता के जरिए कवि कहना क्या चाहता है, वो उसको संवेदना बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, ये है कविता के संदेश को, यानी जो कविता का जो मैसेज मिलता है उसको आप वर्तमान समय से आपको जोड़ना है, आपके आसपास प्रेजेंट टाइम से उसको जोड़ना है। यानी कि किस प्रकार आप जोड़ सकते हैं। कविता का संदेश आपने पहले निकाला, फिर आपको आसपास के माहौल से उसको कनेक्ट करके समझाना है कि इसको हम किस प्रकार कनेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा कहीं मेट्रो बन रही है, कहीं खेती का काम हो रहा है, कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत सारे काम है जहाँ पर आपने देखा है। आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा इस कार्य को कोई अकेला नहीं कर पाएगा, हज़ारों लोग, लाखों लोग मिलकर करते, कई बार बहुत सारे, मतलब 2, 4, 10, 15 कुछ भी हो सकती संख्या मिलजुल करके उस कार्य को कर रहे हैं। आपने देखा कोई मॉल बन रहा है, कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है, कोई सोसाइटी बन रही है, कहीं हाईवेज बन रहे हैं, तो एक व्यक्ति तो नहीं बना रहा है, बहुत सारे लोग मिलकर बना रहे हैं। ये एग्जाम्पल्स आप दे करके इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अब तीसरा प्रश्न आपके सामने आता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसको ध्यान से सुनना समझना है। ये आसान नहीं है इतना, जितना भी देखने में आपको लग रहा है इतना आसान नहीं होता है सब। एकता के बल पर, यानी यूनाइट होकर के, एकता के बल पर बड़ी से बड़ी समस्या का भी समाधान निकाला जा सकता है। ये एक स्टेटमेंट हो गया, एक वाक्य हो गया। उचित उदाहरण देकर इस बात को सिद्ध कीजिए, यानी स्पष्ट कीजिए, प्रूफ कीजिए। अब इसमें क्या करना है, एक स्टेटमेंट है सिंपल सा, एकता के बल पर बड़ी से बड़ी समस्या का भी समाधान निकाला जा सकता है, यानी कि हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको उचित उदाहरण देना है, एक कोई एग्जाम्पल 2-4 दे देने हैं। अगर 3 नंबर का है तो 3 उदाहरण दीजिए,
1 नंबर का है, 1 नंबर का तो खैर नहीं होगा ऐसा प्रश्न, 2 या 3 उदाहरण आपको देने होंगे। इसमें कम से कम हाफ पेज आप लिखेंगे एक अनुच्छेद। इसमें लिखना क्या है, पहले आपको बताना होगा कि एकता के बल पर बड़ी से बड़ी समस्या का भी समाधान निकाला जा सकता है। तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सही है, एकता के बल पर हम बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अब कैसे, इसमें आपको उदाहरण देना पड़ेगा। कोई बहुत बड़ी समस्या हो गई, आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे, तो आप क्या करते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से, दोस्तों से, मित्रों से मदद लेते हैं, फिर उनकी मदद से उस कार्य को आप कर देते हैं। 2 तरह से काम करते हैं आप, या तो आप कोई फिजिकल वर्क होता है या मेंटल वर्क होता है। जब भी आप एक से अधिक लोग मिलकर के किसी कार्य को करते हैं, उसको हम कहेंगे कि ये कार्य एकता के बल पर ही किया गया है। आप इसमें आप देखते हैं रामायण की कहानी आती है, वहाँ पर सारे वानर सेना ने मिलकर के पूरा पुल बना दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे जो कि आप इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। तो अगला जो हमारे सामने प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है ये, कविता के ऐतिहासिक संदर्भ को समझाइए। एकदम नया प्रश्न है और कई बार कुछ बच्चों को लगता है शायद ये बहुत डिफ़िकल्ट प्रश्न है। अगर डायरेक्ट क्लास में ये शब्द लिख दिया जाए बोर्ड पे तो बच्चे तो सोचेंगे पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन अभी मैं जो बिल्कुल साधारण से सरल से शब्दों में समझाने जा रहा हूँ। हर बच्चा समझ जाएगा कि आपको लिखना क्या है इस प्रश्न के उत्तर में। कविता के ऐतिहासिक संदर्भ को समझाइए। इसमें आपको ये बताना है कि जो कविता लिखी गई है उसके जरिए जो लेखक, ये जो कवि हैं साहिर लुधियानवी, क्या कहना चाहते हैं, उस किस स्थिति में इस कविता को लिखा गया। यानी कि देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद में देश की क्या स्थिति थी, देश को आगे ले जाना था तो सबसे ज़रूरी था कि सब लोग एक होकर के काम करें, कोई एक दूसरे का विरोध ना करे, एक दूसरे के खिलाफ काम ना करें, कोई किसी प्रकार की कोई जाति पाति का भेदभाव ना हो, मतलब किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई स्वार्थी ना हो, सब देश के लिए सोच करके एक होकर के काम करें। ये ज़रूरी था क्योंकि देश अंग्रेज़ों के चंगुल से निकला था और उसको आगे ले जाना था, तरक्की की नई नई बुलंदियों को छूना था। ये है इस कविता का ऐतिहासिक संदर्भ, इस गीत का ऐतिहासिक संदर्भ। मुझे समझ लगता है आपको पूरी तरह से ये पाठ और प्रश्न के उत्तर समझ में आ गए होंगे। फिर भी समझ में ना आए तो बार बार वीडियो आप देखिए, समझिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको लगता है वीडियो अच्छा है और आपके अधिक से अधिक मित्रों को ये इसका लाभ मिलना चाहिए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बार बार देखिए, समझिए और बुद्धिमान बनने का प्रयास कीजिए। कोई शंका हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं शंका का समाधान करूँगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लोकगीत पाठ के बारे में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।